स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जैसा कि जून 2024 के सवालों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के, और उसी कड़ी में हमारा आज का कुछ सवाल है जो कि 5 सवाल है जो सुबह 6 बजे हम लोग ले रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जो पाली ग्रंथ है सुत्त निपात के अनुसार मवेशियों का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं पहला भोजन, शक्ति, सौंदर्य, प्रसन्नता और खाद। इन सब ने आपको बताना है कि जो मवेशी हम लोग पालते हैं यानी पालतू जानवर रखते हैं उन्हें हमें क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमको उनसे क्या क्या मिलता है ये हमको बताना है सुत्त निपात के अनुसार। देखिए दोस्तों, आप व्यवहारिक रूप से कुछ भी जानते हो, लेकिन जब सवाल की बात आती है तो आपको सवाल के अनुसार ही काम करना होता है। जैसे अनसीन पैसेज आता है और 5 सवाल आते हैं, उसमें से देख के बताना होता है, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाना होता है उसमें, चाहे जो दिया रहे। गलत है बाहर व्यवहारिक जीवन में कोई बात नहीं, लेकिन उस पैसेज से ही उसको लिखना है। ठीक उसी प्रकार ये भी है, पाली ग्रंथ है एक सुत्त निपात, इसी के अनुसार हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप बताते रहिए। हाँ, मुझे लगता है कि आप भोजन लगा देंगे, शक्ति लगा देंगे और खाद लगा देंगे और ए बी ई लगा देंगे, यही आंसर सही हो जाएगा। तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हाँ नॉर्मल लगेगा कि भाई जानवरों से क्या सुंदरता मिलेगी, प्रसन्नता क्या होगी। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे भी। फिलहाल इन 2-4 बातें इस पे बात कर लें कि जो सुत्त निपात है वो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ये तो आप देख ही लिए, पाली भाषा में है, लिखा ही है। इसमें दया, करुणा और नैतिक जीवन की बात करते हैं। ठीक है, और बुद्ध ने भी तो कहा था ना कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखो। ठीक, इतना तक समझ आ गया। अब इस पे बात करते हैं फर्स्ट पे, भोजन पे। भोजन क्या? भोजन मतलब जैसे गाय क्या देती है हमको, गाय से दूध मिल जाता है, मुर्गी से अंडा मिल जाता है। तो कह सकते हैं ना कि कुछ जानवर जो होते हैं हमको भोजन देते हैं, तो ये हमारा सही होता है। भोजन हमको जानवरों से मिलता है, मवेशी से। अब शक्ति की बात करते हैं, तो पुराने जमाने पहले की बात हो रही है ना, तो स्ट्रेंथ कैसे मिलती थी? तो जो बैल होते थे वो वो खेत जोतने में काम आते थे, जो घोड़े होते थे वो युद्ध में काम आते थे, वहीं जो ऊंट होते थे वो सामान ढोने के काम आते थे। इस तरीके से स्ट्रेंथ भी हमको मिलती थी, शक्ति भी मिलती थी मवेशियों से ही। अब सौंदर्य की बात करें, जो सबसे जरूरी लग रहा है इसमें, कि भाई जानवर हमें सौंदर्य कैसे देंगे, ब्यूटी कैसे मिलेगी हमको जानवर से। तो जरा सोचिए, आपके आसपास इंसानों के अलावा कुछ भी न रहे, कोई जानवर न रहे, पशु पक्षी कुछ भी न रहे, तो कैसा वीरान सा नहीं हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पक्षियों की जो आवाज है और हिरण जैसे कोमल सुकुमार बड़े प्यारे सुंदर जीव होते हैं ना, और प्रकृति की जो सुंदरता होती है जो पहाड़ों पर देखने हम जाते हैं, वाह 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 क्या बारिश हो रही, क्या हरियाली है, ये सारी चीजें क्या है, सुंदरता, ये तो ब्यूटी ही तो है। हाँ, इसमें जानवर भी इंक्लूड होते हैं कि जानवरों से भी होती है। मोर बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है, हवा बढ़िया चल रही है, तो एक सुंदरता तो होती ही है। तो ये सौंदर्य की बात हो जाती है, बिल्कुल आता है इसमें। और जब प्रसन्नता की बात होती है, तो अब भाई प्रसन्नता क्या होगी, हैप्पीनेस कैसे हो पाएगा? तो इसमें हैप्पीनेस में कैसे है, जैसे कुत्ता देख रहे हैं, पालतू कुत्ता, बिल्ली और गाय रखते हैं, तो क्या लगाव नहीं हो जाता? जो लोग रखे होंगे उनसे पूछिए कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, तो वो प्रसन्नता भी होती है, खाद भी होती है, हमको तो खाद भी मिलती है ना, व्यवहारिक रूप से देखेंगे। लेकिन इस निपात में खाद का जिक्र नहीं है। ठीक है, खाद तो मिलती है हमको, लेकिन खाद का जिक्र नहीं है, इसलिए भोजन, शक्ति, सौंदर्य और प्रसन्नता, ये ठीक हो जाएगा आंसर हमारा ए बी सी डी। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे और बात कर लें कि पहली बात तो ये कि 3 ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से। एक तो है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। और इन, देखो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक,
इन तीनों को अगर साथ में बोलेंगे तो क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। हाँ, त्रिपिटक पूछा जाए तो यही तीन ग्रंथ आते हैं और ये बौद्ध धर्म की जो मूल पुस्तकें थी उनको ही तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है कि जो विनय पिटक है दोस्तों, विनय जो कैसा है वो आचरण की बात करता है। आचरण, ठीक है। आचरण लिखा गया है, भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं, मतलब कि किताबों में, इस किताब में विनय पिटक में नियम है। और वहीं अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म में क्या होगा, इसमें दार्शनिक विश्लेषण है। दार्शनिक विश्लेषण में कैसे मन की बात करेगा और तत्वों की बात करेगा, चेतना की बात करेगा, तो ये सारी चीजें अभिधम्म पिटक में है। जबकि सुत्त पिटक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सुत्त पिटक में जो बुद्ध के उपदेश थे उनका संकलन किया गया है, ठीक, ये सबसे जरूरी है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कुछ पुस्तकें आते हैं दोस्तों, जैसे दीर्घ निकाय, ठीक है, और मध्यम निकाय, और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, और खुद्दक निकाय। ये खुद्दक निकाय है और इस खुद्दक निकाय को ध्यान में देना है, इसमें ही 4 पार्ट हैं और इसी 4 पार्ट का पहला सुत्त निपात है जो हम सवाल अभी लगाए हैं। तो हमारा सवाल कहाँ से था? सुत्त निपात से था, यानी सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से जो सुत्त निपात आता है उससे हमारा सवाल था। इसके अलावा धम्म पद भी है, फिर उदान है और जातक है। और जातक मतलब क्या था? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, इसमें नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, ठीक। अब एक ग्रंथ और है मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह क्या है? मिलिंद पन्ह में 2 लोग यानी यूनानी जो राजा थे, मिनांडर या मिलिंद, हिंदी में मिलिंद और इंग्लिश में मिनांडर बोलते हैं, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा गया संवाद है दोस्तों ये मिलिंद पन्ह में। और वहीं ललित विस्तार की बात कर रहे हैं। ललित विस्तार क्या कि महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जो बुद्ध की जीवनी लिखता है, और महावस्तु भी एक ग्रंथ है जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय का है, बुद्ध की कथा लिखता है। इस तरीके से हमारा सवाल ये कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें दिया गया है कुतुबशाही शासकों के बारे में, यानी कुतुबशाही शासक, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों को आरोही क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कौन है? इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरा अब्दुल्ला कुतुब शाह, चौथा अबुल हसन कुतुब शाह। तो ये ऐसा नॉर्मली लगता है कि यार बड़ा टफ होता है, ये ऐसा नहीं है, सीक्वेंस वाइज आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले कुतुबशाही वंश लिख लेते हैं, ठीक है। कुतुबशाही वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। क्योंकि कुतुबशाही वंश कैसा था? एक शिया था, ठीक है, शिया मुस्लिम वंश था, शिया मुस्लिम वंश था, और ये दक्षिण भारत में था, ठीक, दक्षिण भारत में यहाँ पे आसपास था। कहाँ पे? हैदराबाद। गोलकुंडा इसकी राजधानी थी, गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। और दोस्तों गोलकुंडा बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ हीरे की खान थी, और ये जो कोहिनूर हीरा मिला था, जो वर्ल्ड फेमस है, वो यहीं से मिला था, गोलकुंडा की खान से, ठीक है। बाद में इसकी राजधानी हैदराबाद कर दी जाती। और इसके कुतुबशाही वंश के समय की बात करोगे तो 1518 यानी 1518 से 1687, 1667 तक रहता है। 1518 से 1667, और लास्ट में औरंगजेब ने इस वंश की समाप्ति की थी। अब इसकी स्थापना की बात करें तो किसने स्थापित किया था? तो इसकी स्थापना 1518 में हुई थी, और किसके द्वारा? सुल्तान कुली कुतुब उल
मुल्क, इतना बड़ा नाम है। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने 1518 में इसकी स्थापना की थी। पहले बहमनी सल्तनत के अधिकारी थे। ये कुली कुतुब उल मुल्क थे, बहमनी सल्तनत के अधिकारी थे, बाद में स्वतंत्र होकर अपना राज्य चलाने लगे। ठीक, अब प्रमुख शासकों की बात आती है तो यही सारे प्रमुख शासक एक साथ दे दिए गए हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल सीरियल वाइज हैं, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। अक्सर टफ जो सवाल होते हैं ऐसे ही कर दिया जाता है। तो अब इब्राहिम कुतुब शाह की बात करें तो एकदम डेट थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। 1550 टू 1580 के बीच में रहते हैं। जस्ट 80 से शुरू होंगे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह तो 1580 से हो जाएंगे 1612। फिर ये अब्दुल्ला कुतुब शाह हो जाएंगे 1612 से हो जाएंगे 1672। ठीक है, 1612 थोड़ा सा इसमें गैपिंग हो जाती है दोस्तों 26 तक, लेकिन ये प्रमुख यही माने जाते हैं 1626 टू 1672। फिर हसन अब्दुल हसन कुतुब शाह की बात होती है तो ये 1672 टू 1686, और उसके बाद इनको ये लास्ट शासक थे इस कुतुबशाही वंश के, औरंगजेब ने इनको हरा के अपने में मिला लिया था। इस तरीके से ये सवाल पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों कुतुबशाही शासकों का। थर्ड पे चल रहे हैं। थर्ड है कि मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गुजरात का रेशम उद्योग 17वीं शताब्दी में चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पूर्णतः निर्भर था। बी है बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। और सी है लाख के वस्तुओं के निर्माण हेतु गुजरात को लाख बंगाल से प्राप्त होती थी। और डी है शंख के आभूषण बनाने वाले बंगाल के विनिर्माता तूतीकोरिन से शंख के आयात पर निर्भर थे। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये दोस्तों मध्यकालीन व्यापार और वाणिज्य की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि गुजरात जो था खुद रेशम बनाता था। ठीक है, खुद भी रेशम बनाता था। तो इस तरीके से रेशम उद्योग 17वीं शताब्दी में तो था, लेकिन चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पूर्णतः निर्भर था। तो ये जो पूर्णतः शब्द है ये गलत है। आयात तो होता था लेकिन पूर्णतः नहीं, क्योंकि उस समय गुजरात में भी रेशम उत्पादन होता था, इसलिए बी गलत है। सॉरी, ए गलत है। तो ए गलत है तो ये सारे गलत काट दोगे तो हमारा आंसर तो ऐसे ही निकल आ रहा है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे जो एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे सवाल लगाए जा सकते हैं, लगाए जाते ही हैं, क्योंकि सबको इतना याद नहीं रहता है। ठीक है, अफीम की बात जब होती है, बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। बिल्कुल, बिहार में अफीम का उत्पादन का तो बड़ा केंद्र था ही, और वहीं बंगाल जो था व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है। इसीलिए ये ठीक है कि बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से ही होती थी। और सी है कि लाख के वस्तुओं के निर्माण हेतु गुजरात को लाख बंगाल से प्राप्त होती थी। दोस्तों लाख क्या है? लाख एक कीड़ा है, लाख का कीड़ा कहते हैं, तो पेड़ के तनों और टहनियों पे चिपका होता है। कभी कभी गाँव में देखे होंगे लाल लाल वो गोद टाइप का पेड़ पे चिपका रहता है, तो उसी को लाख बोलते हैं। उसके कलेक्शन के बाद ये इनसे निर्माण किया जाता है, कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, चूड़ियां बनाई जाती हैं इससे। और अब बताइए क्या क्या बनाया जा सकता है। लाख जो है बंगाल से प्राप्त होती थी, तो बिल्कुल ये ठीक है कि बंगाल जो है लाख का बड़ा उत्पादन क्षेत्र था, और गुजरात के जो कारीगर थे वो लाख का उपयोग करते थे, तो ये भी ठीक है, लाख ठीक। डी है शंख के आभूषण बनाने वाले बंगाल के विनिर्माता तूतीकोरिन यानी तमिलनाडु से शंख के आयात पर निर्भर थे। तो जी बंगाल के शंख आभूषण प्रसिद्ध थे, ये तो सही है। और शंख जो है समुद्री तटों से ही आते हैं।
तो ये तूतीकोरिन के संकायत पर निर्भर थे। बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा BCD। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, भगत सिंह, वीडी सावरकर, कौन है? बताइए, जल्दी बताइए कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के राइटर कौन है, लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इसमें थोड़ी सी बात हम डिटेल में और कर लें। हालांकि 1857 के बारे में हमने पीछे सवाल एक लिया था जिसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिलहाल इसमें बात करते हैं सबसे पहले 1857 की बात। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की थी। जैसे ब्रिटिशर्स क्या मानते थे, ब्रिटिशर्स मानते हैं कि ये सिपाही म्यूटिनी थी, ठीक है, यानी सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं था। और वहीं दूसरी बात राष्ट्रवादी इतिहासकार मानते हैं ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राष्ट्रवादी इतिहासकार मानते हैं। मार्क्सवादी क्या मानते हैं? ये मानते हैं भाई ये तो कुछ नहीं था, सामंतवादी प्रतिक्रिया थी ये। वहीं आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि जटिल ये कॉम्प्लेक्स था, बहुकारणी, बहुत से कारण थे इसमें इस विद्रोह के। और वहीं सावरकर की बात हो रही है, सावरकर साहब इस बात हो रही है इस सवाल में, तो उन्होंने राष्ट्रवादी व्याख्या की, राष्ट्रवादी व्याख्या की थी। तो उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा। और ये कहाँ लिखा था ये इंटरेस्टिंग है, 1909 में इंग्लैंड में, इंडिया हाउस में, इंग्लैंड में लिखा था। लेकिन अंग्रेजों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था जिसकी वजह से ये पुस्तक नीदरलैंड में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, नीदरलैंड में प्रकाशित हुई थी। और बाद में यही पुस्तक क्या बन गई, क्रांतिकारियों का गीत साबित हुई थी। और शुरुआत में तो ये इंग्लिश में ही प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में ये हिंदी में, मराठी में और पंजाबी भाषा में भी आई। जबकि ये गुप्त रूप, हाँ ये जरूरी था कि वहां पे बाहर नहीं पता चल रहा था, ये गुप्त रूप से प्रकाशित की गई थी। और गुप्त रूप से ही ये फ्रांस और जर्मनी में भी गई थी। और 1910 में भारत में भी, क्योंकि भारत में भी इंग्लैंड यानी अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ भारत में 1910 में गुप्त रूप से ये कई प्रतियां आई और लोग पढ़ते थे, क्रांतिकारी पढ़ते थे इसको, ठीक है। और सावरकर ने इसमें क्या कहा था कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी थी, जबकि अंग्रेज चाहते थे कि ये हटाया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया था उन्होंने, इसलिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक। जबकि भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या कहा था इसको, यह सिर्फ, भाई ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, ये भारत की पहली स्वतंत्रता भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों इस पे काफी अच्छे से बात पीछे आप कर चुके हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। हालांकि इस सवाल के लिए ये पर्याप्त था। आगे लास्ट वाला सवाल आज देखते हैं, फिफ्थ कौन सा है कि असैन्य और सैन्य राजपत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस शहर से होता था? तो इसमें शहर बताना है कि जो ये दो चीज थी, असैन्य और सैन्य राजपत्र। पहली बात तो ये दोस्तों कि दोनों जो थे ये समाचार पत्र थे, समाचार पत्र थे और औपनिवेशिक काल में प्रकाशित होते थे, यानी जब भारत गुलाम था तब। और विशेष रूप से सैन्य जो राजपत्र था वो सैनिक संबंधी था, मामलों से देखता था, यह ब्रिटिश भारतीय सेना से संबंधित था। और जबकि इसका प्रकाशन होता था दोस्तों लाहौर से। एक बात और इसमें देखना है कि जो सिविल एंड मिलिट्री गजट की स्थापना हुई थी,
ये 2 जगह हुई थी, एक तो हुई थी लाहौर में और दूसरी हुई थी शिमला में। तो ये कब हुई थी? 1872 में, यानी सिविल एंड मिलिट्री गजट की स्थापना 1872 में लाहौर और शिमला में हुई थी। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।